नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे रहस्यमयी और खतरनाक किताब के बारे में बताने वाला हूं जो एक एक करके शहर में कई सारे लोगों का खून कर चुका है और कर भी रहा है। एक ऐसा रहस्यमयी किताब जो किसी भी व्यक्ति के घर प्रकट हो जाती है और उसे किताब को खोलने के लिए प्रेरित करती है और किताब खोलने के बाद ही अगले दिन उसकी लाश मिलती है। कहां से आई है किताब और क्या इसका प्रकोप पूरे शहर से खत्म हो पाएगा? इस खूनी किताब की चर्चा पूरे शहर में फैली हुई थी। इस कहानी की मुख्य पात्र है इंस्पेक्टर करिश्मा, जो कि हर रोज की तरह आज भी थाने आई हुई थी। दरोगा जी इंस्पेक्टर साहिबा से कहती है, यह देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, आज का पेपर, ये खबर पढ़ी आपने? खूनी किताब ने ली एक और जान। इंस्पेक्टर करिश्मा चश्मा लगाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, फिर से एक और मौत। हमें जल्द से जल्द कोई सख्त एक्शन लेना होगा, नहीं तो शहर की जनता का भरोसा हम पर से उठ जाएगा और कानून सच में अंधा साबित हो जाएगा। इतना कहकर सब अपने काम में जुट जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर करिश्मा का ध्यान पूरे दिन बस उसी खूनी किताब पर ही रहता है। शाम होते ही जैसे ही ड्यूटी खत्म होती है, इंस्पेक्टर करिश्मा सब इंस्पेक्टर रोहन को बुलाती है। इंस्पेक्टर करिश्मा, कल मैं ड्यूटी पर थोड़ा लेट आऊंगी, तब तक तुम सब संभाल लेना। रोहन हाँ में सिर हिलाता है। करिश्मा इतना कहकर घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचकर वो मन ही मन सोच रही होती है, क्या किया जाए, कैसे इस खूनी किताब को रोका जाए ताकि शहर में किसी और मासूम की जान न जा सके। सोचते सोचते करिश्मा सो जाती है। सुबह उठते ही वो लाइब्रेरी सनशाइन की ओर निकल पड़ती है, जो कि शहर का सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। वो सोचती है, शायद यहां से कुछ पता चले। वो लाइब्रेरियन सुरेश के पास पहुंचती है। सुरेश पुलिस को देख घबराते हुए कहता है, मैडम आइए, कैसे आना हुआ आज? हमारी याद कैसे आई? धन्य भाग हमारे जो आप यहां पधारे। इंस्पेक्टर करिश्मा, ये सब बातें छोड़, दरअसल मैं यहां एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में आई हूं। एक खूनी किताब है जो अब तक लगभग 20 लोगों की जान ले चुकी है। मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। शायद तुम और ये लाइब्रेरी कुछ मदद कर सको। खूनी किताब? करिश्मा की बात सुनकर सुरेश के पसीने छूट जाते हैं। हाँ, खूनी किताब, लेकिन ऐसी कोई किताब यहां नहीं है, और अगर है भी तो मुझे कैसे पता होगा? पर हाँ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। एक मानिक नाम पाठक है जो कई वर्षों से इस लाइब्रेरी में आते हैं, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। इंस्पेक्टर करिश्मा, अच्छा, उनका कोई एड्रेस या कांटेक्ट नंबर? सुरेश एंट्री बुक देखकर कहता है, कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, पर एड्रेस जरूर है। इंस्पेक्टर करिश्मा, जल्दी बताओ, क्या है एड्रेस? सुरेश, अंधेरी गली, मेन बाजार, बंगला नंबर 444। इंस्पेक्टर करिश्मा, ठीक है। इतना कहकर करिश्मा डॉक्टर मानिक के घर के लिए निकल पड़ती है। कुछ समय बाद करिश्मा की जीप डॉक्टर मानिक के घर के आगे जाकर रुकती है। वो डोरबेल बजाती है। अंदर से एक नौकर बाहर आता है। नौकर कहता है, जी कौन है आप और किससे मिलना है आपको? इंस्पेक्टर करिश्मा, जी मैं इंस्पेक्टर करिश्मा हूं, डॉक्टर मानिक से मिलना है मुझे। नौकर कहता है, आइए मैडम, डॉक्टर साहब अंदर ही है। नौकर इंस्पेक्टर करिश्मा को डॉक्टर मानिक के कमरे तक ले जाता है। करिश्मा, मे आई कम इन सर? यस, कम। ओह इंस्पेक्टर साहिबा, आप यहां? क्या बात, सब कुशल मंगल तो है ना? इंस्पेक्टर, नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। शहर की शांति भंग हो चुकी है। लगातार जान पर जान जा रही है। कल ही एक व्यक्ति की जान चली गई और हम कुछ नहीं कर पा। डॉक्टर मानिक हैरान होते हुए, एक और जान? इंस्पेक्टर करिश्मा, हाँ डॉक्टर साहब, एक खूनी किताब है जो ये सब कर रही है। एक एक करके सबका मतलब उसकी किताब। कौन सी किताब डॉक्टर साहब जान ले रही है? डॉक्टर मानिक चौंकते हुए, खूनी किताब, ओह माय गॉड, इसका मतलब इन कत्लों के पीछे उसी किताब का हाथ है। इंस्पेक्टर करिश्मा,
उस किताब। कौन सी किताब? डॉक्टर साहब। डॉक्टर मानिक, वही किताब जिसे मैंने कई वर्षों पहले सोनिक लाइब्रेरी में देखा था। सोनिक लाइब्रेरी? डॉक्टर मानिक, हाँ, सोनिक लाइब्रेरी यहां से ठीक 600 किलोमीटर दूर जोधपुर में स्थित बहुत ही प्राचीन लाइब्रेरी है। वहीं लगभग 31 साल पहले मैंने उस किताब को देखा था। इंस्पेक्टर करिश्मा, कुछ सोच में पड़ते हुए 31 साल पहले जो किताब आपने देखी वो अब जान की दुश्मन क्यों बन गई है? डॉक्टर मानिक, ये तो मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहिबा। इंस्पेक्टर करिश्मा, अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपको इस किताब के बारे में और कुछ पता है? इंस्पेक्टर करिश्मा डॉक्टर मानिक से इतनी जानकारी हासिल करके वहां से निकल जाती है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रोहन से कहती है, रोहन मेरे लिए एक कॉफी मंगवा दो। रोहन, ओके मैडम, अभी लाए। कुछ देर बाद कॉफी करिश्मा की टेबल पर आ जाती है। करिश्मा कॉफी पीते हुए बहुत गहरी सोच में डूबी रहती है। इतने में उसे एक कॉल आती है। कॉलर कहता है, जल्दी आइए मैडम, यहां एक और मौत हो चुकी है। करिश्मा, ओह माय गॉड, फिर से एक और कत्ल। करिश्मा तुरंत कॉफी का कप टेबल पर छोड़कर रोहन को साथ लेकर जांच के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह घटनास्थल पर पहुंचती है, वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी होती है। करिश्मा जैसे तैसे भीड़ को एक तरफ करके लाश तक पहुंचती है। करिश्मा, हे भगवान, ये भी मारा गया। लाश एक 22 साल के युवक की थी। इंस्पेक्टर करिश्मा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह वहां से फिंगरप्रिंट इकट्ठा करती है और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए शहर के सिटी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से भिजवा देती है। इन सारे कामों को निपटाने में करिश्मा को शाम हो जाती है और वो सीधा घर पहुंचती है। बेड पर लेटे लेटे करिश्मा सोचती है, अब मुझे और देरी न करते हुए तुरंत सोनिक लाइब्रेरी के लिए निकल जाना चाहिए। रात के 10 बजे करिश्मा रोहन को कॉल करती है। करिश्मा, सुनो रोहन, मैं कल सुबह 3 दिन के लिए जोधपुर जा रही हूं। तुम्हें इन 3 दिनों में यहां सब संभालना होगा। रोहन, ओके मैडम, आप निश्चिंत रहें, मैं देख लूंगा सब। इंस्पेक्टर करिश्मा सुबह 5 बजे ही जीप लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो जाती है। वह दोपहर 12 बजे तक जोधपुर शहर पहुंचती है। बहुत थकी हुई होने की वजह से वह एक होटल में रुक जाती है। सबसे पहले रूम में मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती है और फिर पास रखे फोन से कॉफी और कुछ खाने का ऑर्डर करती है, क्योंकि अब तक उसे बहुत भूख लग चुकी थी। वेटर कॉफी लेकर आता है और टेबल पर रखकर एक साइड में खड़ा होकर इंस्पेक्टर करिश्मा की तरफ देखने लगता है। करिश्मा, अबे यहां खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाना अब यहां से। वेटर, जी मैडम, वो मेरी टिप। करिश्मा, क्या साले, तू एक पुलिस वाली से टिप लेगा? वेटर डांट खाकर डर से वहां से खिसक जाता है। करिश्मा गुस्से में बड़बड़ाते हुए, साला, यहां पहले ही भेजा खराब है, ऊपर से ये। मैडम मेरी टिप। कॉफी पीने के बाद करिश्मा उस नंबर पर कॉल करती है, यह पूछने के लिए कि सोनिक लाइब्रेरी कब खुलती है। पता चलता है कि लाइब्रेरी आज शाम को बंद है। अगली सुबह करिश्मा सोनिक लाइब्रेरी के लिए निकल पड़ती है। लाइब्रेरी देखकर करिश्मा अचंभित हो जाती है। यह लाइब्रेरी बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। साफ सफाई की कोई खास व्यवस्था नहीं थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि यहां शायद ही कोई आता होगा। करिश्मा अंदर जाकर डायरी में एंट्री करवाती है और लाइब्रेरियन को पूरा मामला समझाती है। फिर वह वहां पड़ी एक लकड़ी की मेज पर बैठ जाती है, जबकि लाइब्रेरियन खूनी किताब को ढूंढने में व्यस्त हो जाता है। लाइब्रेरियन पूरी लाइब्रेरी छान मारता है, लेकिन किताब कहीं नहीं मिलती। लाइब्रेरियन, आई एम सॉरी मैडम, खूनी किताब लाइब्रेरी में नहीं है। करिश्मा हैरानी और गुस्से में, व्हाट? खूनी किताब लाइब्रेरी में नहीं है, इसका क्या मतलब? करिश्मा गुस्से में, तुमको अंदाजा भी है, तुम क्या कह रहे हो? यहां लोगों की जान पर जान जा रही है और तुम कह रहे हो कि किताब लाइब्रेरी में है ही नहीं। तुम्हें पता है कितनी कीमती है वो किताब हमारे लिए?
ये एक आखिरी रास्ता था जिससे हम और खून होने से रोक सकते थे, और अब वो भी बंद हो गए। पता नहीं अब क्या होगा, कितनी और जाने जाएंगी, और न जाने हमें जनता से कितनी गालियां सुननी पड़ेंगी। कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। इंस्पेक्टर करिश्मा बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसका सिर दर्द करने लगा था कि आखिर ये खूनी किताब गई तो गई कहाँ। अब कैसे पता चलेगा कि ये हत्याएं किस वजह से हो रही है और क्यों? करिश्मा खुद से बुदबुदाते हुए, मुझे कुछ तो करना होगा वरना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जनता हमें जूतों से मारेगी, पर करूँ तो क्या करूँ? कैसे ढूंढूं इस खूनी किताब को? और पता नहीं ये और कितनी लोगों की जान लेगी। इंस्पेक्टर करिश्मा सीधे होटल के कमरे में पहुंचती है और वहां पर सोच में डूबी रहती है। तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों न गूगल का इस्तेमाल करूं, शायद कुछ जानकारी मिल सके इस किताब के बारे में। करिश्मा ने गूगल पर सर्च किया, लेकिन उसे बस इतना ही पता चला कि यह एक खतरनाक किताब है जिसने बहुत से लोगों की जान ली है। इसके बारे में इतना ही बताया गया था कि इसकी संपूर्ण जानकारी कमेत पर्वतों में उपलब्ध हो सकती है। करिश्मा आश्चर्यचकित होकर, कमेत पर्वत, वहां से जानकारी मिल सकती है। वह बिना समय गवाए उस जगह के लिए निकल पड़ती है। लगभग 6 से 7 घंटे की यात्रा के बाद वह वहां पहुंचती है। जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के रास्तों से गुजरते हुए वह उस जगह पर पहुंचती है जहां चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ थे। करिश्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाए। वहां कुछ साधु ही बैठे थे, क्योंकि आम जनता का वहां आना मना था। करिश्मा एक तरफ गाड़ी रोकती है और एक साधु के पास जाकर प्रणाम करती है। करिश्मा, प्रणाम बाबा। साधु, खुश रहो बेटी। कौन हो तुम और इन पहाड़ों में अकेली क्या कर रही हो? करिश्मा, बाबा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। साधु, हैरानी से, तो बेटी, यहां क्या अपराध हुआ है जो तुम्हें यहां आना पड़ा? करिश्मा गहरी सांस लेकर, नहीं बाबा, अपराध यहां नहीं, यहां से कोसों दूर हुआ है, और वो भी ऐसा अपराध जिसे रोकने में पुलिस भी असमर्थ साबित हो रही है। साधु, पर हुआ क्या है बेटी? करिश्मा चिंता और बेचैनी में, बाबा, कोई खूनी किताब है जो लोगों की जान ले रही है। साधु हैरान होकर, क्या खूनी किताब? ऐसा कैसे हो सकता है? खूनी किताब तो कोहराम मचा देगी, पर ये लोगों तक पहुंची कैसे? करिश्मा, वो तो मुझे भी नहीं पता बाबा, पर हाँ, वो जान पर जान लिए जा रही है। मैं उसे ही ढूंढने निकली हूं। साधु गहरी सोच में, ये तो गंभीर बात है। करिश्मा, बाबा, आप ये तो बताइए कि आप इस खूनी किताब के बारे में क्या जानते हैं? करिश्मा की आवाज में चिंता और उम्मीद साफ झलक रही थी, और वह साधु की हर बात को ध्यान से सुनने को तैयार था। साधु गंभीर स्वर में, बेटी, वर्षों पहले एक महान तपस्वी हुआ करते थे जिनका नाम कालजयी था। वे हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं उन्हें एक किताब दी थी जिसमें अद्वितीय शक्तियों का उल्लेख था। इस किताब के जरिए कालजयी जो चाहे वह कर सकते थे, पर धीरे धीरे कालजयी को अपनी उस तपस्या से हासिल की गई मायावी किताब पर अहंकार आने लगा और देवताओं को ही परेशान करने लगा। उसे लगने लगा कि उसके जैसा पराक्रमी और मायावी कोई नहीं है। इसलिए भगवान शिव ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया, और वो किताब मायावी कालजयी से किताब छीनकर धरती पर फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम आज से बिल्कुल ही आम इंसान की जिंदगी जियोगे। तुम्हारे पापों का फल तुम्हें तब तक भुगतना होगा जब तक कोई नेक दिल इंसान इस किताब को कमेत पर्वत तक न पहुंचा दे, और जो भी यह किताब खोलेगा वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी कारण यह किताब खूनी किताब के रूप में जानी जाएगी। और बेटी, इस किताब में बहुत सारी असीम शक्तियां हैं, इसलिए यह किताब किसी भी मनुष्य तक गायब होकर प्रकट हो जाती होगी और लोगों में इस किताब को खोलने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है, जिसे पढ़ने वाला व्यक्ति इसके और खिंचा चला जाता है और किताब खोलते ही यह उसका खून कर देती है। करिश्मा सोचते हुए, तो बाबा, आप बताइए कि इस किताब को ढूंढे कहाँ, ताकि इसे जल्द से जल्द कमेत तक पहुंचाया जा सके। साधु गहरी सांस लेते हुए,
बेटी, इस ब्रह्मांड में हर चीज का अस्तित्व है। जैसे तुम यहाँ शरीर रूप में मौजूद हो, वैसे ही तुम वायु और सूक्ष्म रूप में भी विद्यमान हो। करिश्मा कंफ्यूजन में, पर बाबा, इस बात का क्या अर्थ हुआ और इससे हमें कौन सी मदद मिलेगी? साधु शांत स्वर में, मैं यही कहना चाहता हूं कि भले ही तुम्हें न पता हो, पर वो खूनी किताब आज भी पृथ्वी के किसी हिस्से में है। उसे ढूंढने का एक ही रास्ता है, जो बेहद कठिन है और जानलेवा हो सकता है, पर यदि तुम चाहो तो इन रोज की हो रही मौतों को रोक सकती। यह संभव है। करिश्मा उत्सुक होकर, संभव है? कैसे? जल्दी बताइए बाबा। साधु चेतावनी देते हुए, मैं जो रास्ता बताने जा रहा हूं वो बहुत जोखिम भरा है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। करिश्मा निडरता से, क्या? ऐसा कौन सा रास्ता है बाबा? मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती। हम पुलिस वाले हैं और अपनी जान पर खेलकर नागरिकों की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। जो भी रास्ता हो, हम उस पर चलने को तैयार है। आप साफ साफ बताइए कौन सा रास्ता है? साधु ध्यान लगाते हुए, समय यात्रा का रास्ता। करिश्मा चौंकते हुए, समय यात्रा। साधु संजीदा स्वर में, हाँ बेटी, समय यात्रा का रास्ता। तुम्हें समय में पीछे जाकर उस पवित्र किताब को लाना होगा जो आज खूनी किताब के नाम से जानी जाती है। करिश्मा आश्चर्य में, पर बाबा, मुझे वो किताब कहाँ मिलेगी और मुझे कहाँ जाना होगा? साधु, यह तो मैं नहीं बता सकता, पर मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें समय यात्रा पर भेज सकता हूं और रास्ता दिखा सकता हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। करिश्मा उतावली होकर, क्या बात बाबा? साधु गंभीरता से, अगर समय रहते तुम वो किताब लेकर वापस नहीं आई तो कोहराम मच जाएगा। करिश्मा गंभीर स्वर में, पर बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा कि किताब कहाँ है? मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? साधु शांत स्वर में, यह तुम्हारा काम है, जो केवल तुम्हें ही करना है। तुम्हें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि वहां खतरा बहुत ज्यादा है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। इंस्पेक्टर करिश्मा ने खूनी किताब की तलाश में समय यात्रा पर जाने के लिए साधु को हामी भर दी। आखिरकार कानून की इज्जत और जनता की रक्षा का सवाल था। हर रोज हो रही हत्याओं से कानून पर से जनता का विश्वास उठने लगा था। इंस्पेक्टर नूर को बस एक ही डर सता रहा था कि जनता का कानून पर से विश्वास खत्म न हो जा। इसलिए वह किसी भी कीमत पर इस खूनी खेल को रोकना चाहती थी। साधु शांति से, आओ बेटी, बैठो। साधु ने नूर को अपने सामने बैठाया, मंत्रों से अभिमंत्रित जल छिड़कने लगा और लगातार मंत्र फूंकता रहा। इंस्पेक्टर करिश्मा अपनी आंखें बंद किए शांत मुद्रा में साधु के सामने बैठी रही, जैसे किसी बड़े सफर के लिए खुद को तैयार कर रही। कुछ ही समय बाद इंस्पेक्टर करिश्मा की आत्मा उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। साधु ने अपनी शक्तियों से उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया था। वह अब किसी और ही युग में थी, जहां हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। चारों ओर बचाओ बचाओ की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। मंजर इतना भयानक था कि इंस्पेक्टर नूर, जो खुद कभी किसी चीज से नहीं डरी थी, आज खौफ के साए में थी। वास्तव में साधु ने करिश्मा को लाखों साल पहले के एक ऐसे समय में भेजा था जब धरती पर राक्षसों का शासन था। करिश्मा अब एक घने और भयावह वन में खड़ी थी। चारों ओर अंधकार और सुनसान था। उसकी बहादुरी आज उसे कुछ कमजोर लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ पहुंची है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। उसे यह एहसास नहीं था कि वह राक्षसों की धरती पर पहुंच चुकी थी और अगर किसी ने उसे देख लिया तो वे उसे बिना सोचे समझे मार डालेंगे। डर से उसके कदम कांप रहे थे, फिर भी उसने अपना रास्ता जारी रखा, क्योंकि जनता की रक्षा का जो वादा उसने खुद से किया था वह उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। उसी समय उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह डरी और सहमी हुई नजरें घुमाने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम था।
उसने उस आहट को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक विशाल बाज हवा में उड़ता हुआ नूर के पास आया और बोला, कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम आम इंसान तो नहीं लगती, जरूर कोई मायावी हो जो राक्षसों की भूमि पर आई। करिश्मा ने डरते हुए पूछा, तुम बताओ पहले, तुम कौन हो? बाज ने गर्व से जवाब दिया, मैं व्योम हूँ, राक्षसों का दिन का पहरेदार। मेरा काम है उन्हें हर आने वाले खतरे से पहले ही सतर्क करना। मुझे लगता है कि तुम यहाँ किसी का वध करने आई हो। देवता इस दिशा में आने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन तुम कोई मायावी जान पड़ती। करिश्मा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, देखिए व्योम जी, मैं कोई मायावी नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं जो यहां एक खास काम के लिए समय यात्रा करके आई हूं। व्योम हंसते हुए बोला, मूर्ख लड़की, मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम जरूर कोई तबाही लेकर आई। मुझे राक्षसराज को इसकी सूचना देनी होगी। इतना कहकर वह बाज रूपी राक्षस उड़ गए। करिश्मा के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि व्योम ने उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया और उसे कोई देवी ही क्यों समझ रहा था। करिश्मा के लिए यह सब किसी डरावनी कहानी जैसा था, लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि वह कितने बड़े खतरे में है। साधु ने जो चेतावनी दी थी वह धीरे धीरे सच साबित होती जा रही थी। करिश्मा अब भयभीत थी, क्योंकि वह एक ऐसी दुनिया में थी जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। डरते डरते वह राक्षसों के इलाके से बहुत दूर निकलने लगी। कुछ ही देर बाद उसे दूर एक ऋषि दिखाई दिए जो घने जंगल के बीच तपस्या में लीन थे। करिश्मा समझ गई कि यही वह ऋषि है जिन्होंने भगवान शिव की पूजा करके वह मायावी किताब हासिल की थी। करिश्मा के मन में एक ही विचार आया, मुझे भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। अगर मैं उनसे पहले वह किताब हासिल कर लूं, तो इस खूनी खेल को हमेशा के लिए रोक सकती हूं। अब करिश्मा ने मन में ठान लिया था कि वह हर खतरे का सामना करेगी और यह खूनी किताब प्राप्त करके उसे कमित पर्वत तक पहुंचाएगी, ताकि इस तबाही को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। करिश्मा ने सबसे पहले पास ही एक सरोवर में स्नान किया और पूर्ण श्रद्धा भाव से मिट्टी से भगवान शिव का एक शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा में लीन होगा। उसने पूरी श्रद्धा से शिव की आराधना शुरू की, अपनी आत्मा को ध्यान में लीन करते हुए। समय बीतता गए। करिश्मा को उस ध्यान में कई वर्ष बीत गए। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिवजी बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? करिश्मा ने तुरंत प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया, परंतु पृथ्वी लोक पर जो तबाही मची है उसे रोकने के लिए मुझे आपसे कुछ मांगना ही पड़ेगा। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पुत्री, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग सकती। करिश्मा ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे वह मायावी किताब चाहिए जो आज पृथ्वी पर खूनी किताब के रूप में जानी जाती है। उस किताब ने अनगिनत मासूमों की जान ली है और उसकी तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप मुझे वह पवित्र किताब देंगे तो मैं जनमानस की जान बचा सकती हूँ। भगवान शिव करिश्मा की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से वह पवित्र मायावी किताब उसे प्रदान कर दी। जैसे ही करिश्मा के हाथों में किताब आई, उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी छा गई। उसे आज पहली बार लगा कि अब यह खूनी तबाही का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उधर पर्वत पर ध्यान में बैठे ऋषि को अपनी दिव्य दृष्टि से यह ज्ञात हो गया कि करिश्मा को पवित्र किताब मिल चुकी है। उन्होंने अपनी शक्तियों से करिश्मा को वापस वर्तमान में बुला लिए। करिश्मा ने किताब ऋषि को सौंपते हुए कहा, हे ऋषिवर, जितनी जल्दी हो सके कृपया इस पवित्र किताब को उसके उचित स्थान पर रख दीजिए, ताकि इस तबाही का अंत हो सके। ऋषि ने करिश्मा की बात सुनकर समय न गवाते हुए तुरंत उस किताब को उसके अस्तित्व स्थल पर रख दिए। जैसे ही किताब वहां पहुंची, उसका खूनी असर खुद ब खुद खत्म हो गए। अब वह किताब अपने मायावी रूप से मुक्त होकर केवल एक साधारण पुस्तक बन गई। इंस्पेक्टर करिश्मा ने ऋषि का आभार व्यक्त करते हुए उनसे विदा ली और अपने समय में वापस लौट आई। जैसे ही वह वापस आई, पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि खूनी किताब का खौफनाक खेल अब समाप्त हो चुका है। करिश्मा के इस साहसी कार्य से पुलिस विभाग बेहद खुश हुआ। उन्होंने करिश्मा की बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित करते हुए उन्हें सीधे डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस,
का पद सौंपा। जनता ने भी करिश्मा के प्रति आभार जताया और उनका सम्मान किया, क्योंकि उनके साहस और दृढ़ता के कारण ही इस खूनी तबाही का अंत हो पाया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी खूनी किताब की कहानी। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके विचार हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगली किस कहानी पर हम चर्चा करें।